नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी सुना था कि भारत में चुनाव, पर्यावरण जैसे मुद्दे के ऊपर भी लड़े जा सकते हैं? या कभी ऐसा सुना था कि कोई व्यक्ति आए और वो जाति और धर्म से पहले देश की संपदाओं को बचाने की बात करे? अगर आप ये सोचकर इस वीडियो पर आए हैं कि आपको यहाँ पर कुछ मसालेदार, चटकेदार जो है आपको कोई खबर पता चलने वाली है या कोई ऐसी बात आने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद पर और देश के ऊपर ही बातें करता हूँ। तो आज जो मैं आपके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, मैं आज आपके बच्चों के भविष्य और आपके बच्चों के जीवन बचाने से संबंधित बात कर रहा हूँ। तो आपको लगे कि ये बात एकदम निरर्थक है, बेकार है, तो तुरंत आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको रत्ती भर भी फ़र्क पड़ता है कि हाँ, देश के पर्यावरण के बारे में आप सोचते हैं, तो आपके लिए ये खबर है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी चैनल हैं और हम सिर्फ राष्ट्र के मुद्दों पर ही बात करते हैं, इसलिए आपके साथ में आज ये बात और ये पूरी खबर जो है साझा करने वाला हूँ। आपको याद होगा कि पेरिस सम्मेलन में मोदी जी ने जब अपना भाषण दिया तो दुनिया तब टकटकी लगाकर उन्हें देख रही थी और उन्हें ध्यान से सुन रही थी। और अमेरिका जैसे देशों को तब समझ आया कि भारत को क्यों विश्व गुरु कहा जाता था, जिसे मुगलों और अंग्रेजों ने शोषण करके बर्बाद करने की स्थिति तक पहुँचा दिया था। आपको बता दूं, उसी सम्मेलन में जब पहली बार पाकिस्तान को न्योता मिला था, तो उसके यहाँ पर कोई पर्यावरण मंत्रालय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आनन फानन में उन्होंने एक पर्यावरण से संबंधित मंत्रालय बनाया और 8 पन्ने का एक डोजर बनाकर लेकर पहुँच गए थे पेरिस सम्मेलन में। खैर, उनकी छोड़ें, अपनी बात करें। तब मोदी जी ने कहा था, हम ऐसी परंपराओं से पले बड़े हैं जहाँ प्रकृति को पूजा गया है और जहाँ प्रकृति का संरक्षण बहुत अहम है। उन्होंने तब कहा था कि हमें प्रकृति के दोहन का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने तब यह भी कहा था कि प्रकृति को लेकर भारत सर्वाधिक संवेदनशील देशों में से एक है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम है। पीएम मोदी ने नगर निकायों के से ठोस कचरा प्रबंधन पर और इससे राजस्व पैदा करने के कार्यक्रम पर गौर करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि हम अगर उर्वरक या खाद बनाते हैं और उन्हें गाँवों में भेजते हैं अपने कूड़े का प्रबंधन करके, तो हमें शहरों से अच्छी गुणवत्ता वाली सस्ती सब्जियां मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री ने बाघों की बढ़ती संख्या पर भी संतुष्टि जताई थी और कहा था कि यह भारत की प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि अब हमारे देश में बाघों की संख्या एक बहुत अच्छे नंबर को पार कर चुकी है। अब इसी कड़ी में सरकार ने जनता की भलाई के लिए क्या क्या नए काम किए हैं, उनमें से केवल 2 उदाहरण मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आप कमेंट में जाएंगे और अपने आप ही मोदी है तो मुमकिन है ज़रूर लिख देंगे, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, आपको याद होगा 2 साल पहले बरसात के ही दिनों में दिल्ली में कूड़े का पहाड़ ढह गया था, जिसके चलते 2 लोगों की नाले में गिरने से मौत हो गई थी। आज उसी देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े लैंडफिल साइट गाजीपुर में कचरे का पहाड़, जिसकी ऊंचाई 2017 में 65 मीटर यानी करीब 213 फीट तक पहुँच गई थी, और आसपास के लोगों के लिए मुसीबत बने इस कचरे के पहाड़ से राहत भरी खबर जो है अब आने लगी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का दावा है कि पिछले 1 साल में ये कचरे का पहाड़ 40 फीट तक खपा दिया गया है या कम कर दिया गया है। एक बार तो गाजीपुर के कचरे के पहाड़ की ऊंचाई ताजमहल से भी ऊंची हो गई थी। लैंडफिल की लगातार बढ़ रही ऊंचाई को देखते हुए पिछले साल सितंबर के महीने में यहाँ ट्रॉमिल मशीनें लगाई गई थी। ये मशीनें हर दिन करीब 2400 मीट्रिक टन कचरे को प्रोसेस करती हैं, जिससे मिट्टी बनाई जाती है और बचे हुए कचरे को या कूड़े को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेज दिया जाता है। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से ट्वीट के जरिए ये पता चला कि, और उन्होंने बताया कि हिम्मत और मेहनत बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकती है। ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैंने वादा किया था कि अगर मैंने करके नहीं दिखाया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ 1 साल में 40 फीट तक कम कर दिया गया है। अब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अरुण कुमार ने भी बताया कि ट्रॉमिल मशीन एक बड़ी छलनी की तरह काम करती है, जिसमें कचरे को अलग किया जाता है। इसमें लकड़ी, पॉलीथीन, कपड़ा आदि RDF वेस्ट में जाते हैं, जो आगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाते हैं और गीले कचरे से मिट्टी बनाई जाती है। इस मिट्टी में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे इसे फार्मिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी जाता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर दलजीत कौर ने कहा कि हमने एक मशीन के साथ शुरुआत की थी, जिससे एक दिन में 600 मीट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस होता था। आज हमारे पास 8 मशीनें हैं जो हर दिन 2400 मीट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस कर रही हैं।
इस महीने के अंत तक हम 4 और मशीनें लगवा रहे हैं, जिससे हर दिन करीब 3600 मीट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस किया जा सकेगा। और ये जो दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है, इसको जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा और भारत में कूड़े की जो समस्या है उससे निजात पा लिया जाएगा। और न केवल निजात पा लिया जाएगा बल्कि उससे पैसा भी कमाया जाएगा, जिससे देश की राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सांगली जिले के भोसे गांव का 400 साल पुराना बरगद का पेड़ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियों में है। निर्माणाधीन हाईवे का सर्विस रोड उसके पास से गुजरता है, इसलिए यह पेड़ काटकर रोड बनाई जा रही थी, मगर पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध बढ़ता देख पेड़ के बारे में जब राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को अवगत कराया गया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की और इस पेड़ को बचाने की मांग की। आदित्य ठाकरे से बात करने के तुरंत बाद नितिन गडकरी ने इस पेड़ को बचाने के लिए हाईवे के नक्शे में ही बदलाव कर डाले। सोचिए कि आप पहले तो किसानों से लाखों करोड़ रुपया खर्च करके ज़मीनों को जो है अधिग्रहित करते हैं और फिर उसके अधिग्रहण के अलावा इतना खर्च करने के बाद केवल एक पेड़ को बचाने के लिए अपना पूरा प्रोजेक्ट का मॉडल ही बदल देते हैं। ये केवल भारत में संभव है दोस्तों, जहाँ पेड़ों को भी पूजा जाता है और बरगद के पेड़ की कितनी महत्ता है ये समझा जाता है, वो भी 400 साल, जिसकी अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्ता भी होती है। अब प्रोजेक्ट पूरा करने का उद्देश्य दिया गया है और कहा गया है कि इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। निर्माणाधीन रत्नागिरी नागपुर हाईवे नंबर 166 सांगली जिले के भोसे गांव के पास से गुजर रहा ये जो हाईवे था, उसके लिए ये पूरा मामला जो है सामने आया है। सांगली के पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने पेड़ काटने का विरोध किया तो ये सारी बात जो है सामने निकल कर आई। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ऐसे मंत्री हैं जिनके पास पिछली सरकार में भी यही पदभार था। अगर मोदी सरकार में देखें तो केवल गडकरी ही ऐसे सबसे सफल मंत्री हैं जिनके मंत्रालय में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। इसी के चलते इनका जो मंत्रालय है वो बदलकर किसी और को नहीं दिया गया। यहाँ तक कि सड़क राज्य परिवहन मंत्रालय ने LAC पर सड़क बनाकर चीन को चकमा दे दिया था और आज भारत से वो झगड़ा करने पर उतारू है। और यही कारण है कि भारत की तरक्की को देखकर आज चीन भी बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं, भारत ने इस समय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं जिनके बारे में सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। आपको बता दूं कि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो केवल भारत में हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, यहाँ तक कि रेलवे तक में इलेक्ट्रिक इंजन्स बनाए जा रहे हैं जो केवल और केवल बैटरी से चलेंगे। इसके अलावा पूरे के पूरे स्टेशंस को सोलर पैनल से चलाने का काम जो है शुरू किया जा चुका है और कई सारे जो स्टेशंस हैं वो पहले से ही सोलर पैनल से अपनी बिजली प्रयोग में ला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की भी अगर बात करें तो उनके नेतृत्व ही है कि आज भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र भारत की ओर से उसे मिले सौर पैनल के उपहार की प्रशंसा करता है और संयुक्त राष्ट्र तरलता के गंभीर संकट से गुजर रहा है। बीते दशकों के मुकाबले यह विश्व निकाय वर्तमान में धन के सर्वाधिक अभाव से जूझ रहा है। यानी कि जब यूनाइटेड नेशन जो लिक्विडिटी और मॉनेटरी के प्रॉब्लम से जूझ रहा है तब भारत उसकी मदद कर रहा है। इसके लिए कई सुझाव मिल रहे थे कि इन सौर पैनल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल विश्व निकाय के मुख्यालय में एस्केलेटर चलाने के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस में जो एस्केलेटर्स चलते हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ, उनको चलाने में बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी, जिसको बचाया जा सकता था। दरअसल यहाँ के एस्केलेटर्स को मितव्ययिता के उपायों के तहत आंशिक तौर पर बंद कर दिया गया था। इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए कई आपात उपाय किए गए। महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने सोमवार को नियमित संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा था कि एस्केलेटर का मुद्दा बजट से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम सौर पैनलों का उपयोग कर रहे हैं, भारत ने हमें ये दान दिए हैं। ये सुनने वाली बात है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सोलर पैनल दान दिए थे और ये सराहना करने की बात है और हम इसकी सराहना करते हैं। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि एस्केलेटर को बंद रखकर विश्व निकाय सालाना करीब $14,000 बचा रहा था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सौर पैनल भेंट किए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की छत पर लगाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई और अन्य कार्य किए जिससे पूरी दुनिया के सामने नए रोड मैप नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रीय एयर क्वालिटी इंडेक्स
को भी भारत में लॉन्च किया है, जो देश भर के शहरी इलाकों के वायु की गुणवत्ता की सही जांच करता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध इस इंडेक्स से किसी दिए गए शहर में प्रदूषण के स्तर को बताया जाएगा। इसे कलर कोड के जरिए दर्शाया जाता है, जिससे गहरा हरा रंग अच्छा जबकि लाल रंग गंभीर होने का सूचक देता है। इसका मतलब ये है कि आपको बता दें कि किसी भी देश यानी हमारे देश के किसी भी शहर में एयर की क्वालिटी क्या है ये बताई जा सकती है। प्रधानमंत्री चाहते तो ऐसा न करते और इन सब आंकड़ों को जनता से छुपाए रखते, ताकि जनता कभी जान ही नहीं पाती कि उनके जो फेफड़े हैं वो खराब क्यों हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको जनता के सामने रखा और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम इस सब को सुधार कर अच्छा करके दिखाएंगे। क्या कभी आपने ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है जो अपने लिए ही टेस्ट तैयार करता हो और जनता को उसका जो है रिजल्ट देने के लिए साक्षी बनाता हो? तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है? क्या हमें ऐसे प्रधानमंत्री को अपने देश का प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहिए या नहीं? ये आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं।